अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका आर्टिकल है 2.2 दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स बना लेते हैं जिनको बोलते हैं एंडोस्पोर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है किस तरह से बॉडी के अंदर या अपने सेल के अंदर वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करता है और किस तरह से वो स्पोर्स बनते हैं और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऐड होते जाते हैं और अल्टीमेटली वो न्यू बैक्टीरिया सेल के अंदर डिराइव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे व्हाट आर एंडोस्पोर्स। ये स्टूडेंट, बैक्टीरिया के अंदर क्या कहते हैं, बैक्टीरिया सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हार्श कंडीशंस बाय फॉर्मिंग रेस्टिंग सेल्स। वो ये बात करते हैं कि बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया लंबे अरसे तक और बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड किस चीज का बर्दाश्त कर सकते हैं, हार्श कंडीशंस का, मतलब टफ कंडीशंस का। वो कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती है बैक्टीरिया के लिए, में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, तो बैक्टीरिया हार्श कंडीशंस के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, और वो हार्श कंडीशन पे सर्वाइव कैसे करेंगे, उनकी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के रेस्टिंग सेल्स बनते हैं। उन रेस्टिंग सेल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एंडोस्पोर्स या रेस्टिंग सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक की कि ये किस नेचर के होते हैं, तो स्टूडेंट जो एंडोस्पोर्स हैं आपके पास ये थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब कि इनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा थिक होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव या डोरमेंट। स्टूडेंट, इस चीज का मतलब ये है कि अगर आप उसके मेटाबॉलिज्म के ऊपर जाएंगे तो मेटाबॉलिकली ये एंडोस्पोर्स इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव का मतलब होता है ये किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इसी वजह से साथ डोरमेंट का वर्ड यूज किया गया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो एंडोस्पोर्स है या बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डाई कर गए, मर गए, ऐसा नहीं है। बट उस कंडीशन के अंदर वो जो एंडोस्पोर्स हैं वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, वो किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस अराइव होती हैं तो साथ ही वो अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट, एक डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। जो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है जी स्पोरुलेशन। ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम होता है स्पोरुलेशन। स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट अब हम वन बाय वन स्टेप्स ऑफ स्पोरुलेशन देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स या स्पोर्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इस जो है वो एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। स्टूडेंट, सबसे पहले वो एंडोस्पोर्स बनाता ही क्यों है, ये डिस्कस हमने पहले कर लिया। हार्श कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए वो रेस्टिंग सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो पहला पॉइंट वो ये डिस्कस करते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, बैक्टीरिया, साथ साथ आपने ना डायग्राम को देखते जाना है। अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल या जो डीएनए है इसको रेप्लिकेट करता है। स्टूडेंट देखिए, डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, लेट्स सपोज इस डायग्राम में आप ये अज्यूम कर लें कि बैक्टीरिया के ऊपर अनफेवरेबल कंडीशंस आ गई हैं, तो उसने सबसे पहले ये जो ब्लू कलर का दोनों तरफ बना हुआ है ये इसका जेनेटिक मटेरियल है जिसको क्या नाम दे रहे हैं, डीएनए। स्टूडेंट, इस डायग्राम में और स्ट्रक्चर समझ ले। ये जो ब्लैक कलर की वॉल है इसको कहा गया है ये सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर की वॉल है बाहर वाली साइड पे, क्योंकि ये आउटर वॉल है तो इसको बोलेंगे सेल वॉल। अब फर्दर हम डायग्रामेटिकली इसके स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को देखते जाते हैं। तो पहला प्रोसेस समझ आ गया कि बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को क्या किया है, रेप्लिकेट किया, उसकी आइडेंटिकल कॉपी बना दी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर बनाती है जिस स्ट्रक्चर का नाम है सेप्टम। ठीक है, अब देखें इसी डायग्राम में आपको सेप्टम नजर आएगा। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन ना अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती हुई आपको नजर आ रही है, तो इसने एक स्ट्रक्चर बना दी है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जी सेप्टम। ठीक है डियर स्टूडेंट, और सेप्टम का काम क्या है कि ये जो डीएनए है और स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म है इसको क्या कर देते हैं, आइसोलेट, अलग-अलग कर देते हैं। डियर स्टूडेंट देखें ये जो सेप्टम है
ये जो इस तरह का ये आपको ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होता हुआ नजर आ रहा है, जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, डीएनए और इसका जो बाहर वाला साइटोप्लाज्म है इसको आपस में आइसोलेट कर देता है, एक दूसरे से अलग कर देता है। तो ये फंक्शन किसका है जी, सेप्टम का। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट वो ये बात करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है अगेन ग्रोस अराउंड न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। अब देखें यहां पर ना एक और चीज आप लोग देख ले, इसी ये सेकंड स्टेप में ही इसी पॉइंट को दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखें यहां पर किस चीज की फॉर्मेशन हुई है, यहां पर सेप्टम बन गया हुआ है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन ने सेप्टम बनाया, सेप्टम ने क्या कर दिया कि ये जो साइटोप्लाज्म है बाहर वाली साइड पे जितना भी साइटोप्लाज्म है इसको इस डीएनए से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। स्टूडेंट उसके बाद वो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट में वो यही बात कर रहे हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ये अगेन ग्रो करती है अराउंड न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम। समझे कि ये वाला जो डीएनए था ना, दिस वन, ये वाला डीएनए वो वाला डीएनए था जो कि रेप्लिकेट हुआ है, जिसकी कॉपी बनी है। तो जिसकी कॉपी बनी है इसके अराउंड देखें, ये डीएनए, ये समझे सेप्टम है, ठीक हो गया। और फिर इसी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर ने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है अगेन ग्रो की, मतलब कि उसने रीग्रोथ की वहां पर, और दोबारा से ये जो न्यू डीएनए है और उसका साइटोप्लाज्म है और उसका जो सेप्टम ये बाहर वाली साइड पे नजर आ रहा है, इसके गिर्द एक और सेल मेम्ब्रेन बना दी। तो टोटल कितनी मेम्ब्रेन्स हो गई हमारे पास टोटल 2 मेम्ब्रेन्स होगी। पहली वो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसने सेप्टम बनाया, फिर सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को दोबारा से रीग्रो किया। और यहां पर आप देख सकते हैं ये बाहर वाली साइड पर जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दिस लेयर, ये इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो सेल मेम्ब्रेन ने ग्रो करके दोबारा से एक लेयर बना दी, या दोबारा से सेल मेम्ब्रेन ग्रो की किसके अराउंड, न्यू डीएनए, उसके साइटोप्लाज्म और उसके सेप्टम के अराउंड उसने एक और लेयर बना दी। तो यहां पर आपके पास 2 लेयर्स बन जाती हैं। सर उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं डीएनए सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद वो ये बात कह रहे हैं अ न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर फॉर्म बिटवीन मेम्ब्रेन्स सेपरेट डीएनए एंड साइटोप्लाज्म। अब यहां पर ये बात आपने गौर से समझनी है। वो ये बात करते हैं कि ना न्यू लेयर जो है यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकन हम कल सेल वॉल के अंदर पढ़ के भी आ चुके हैं, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड की चेन्स होती हैं और अमाइनो एसिड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में मौजूद होते हैं। तो देखें यहां पर वो ये बात करते हैं कि एक पेप्टाइडोग्लाइकन, ये जो मैंने यहां पर ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है। और ये बन कहां पर रही है, देखें ये आउटर मेम्ब्रेन है। 2 टाइप की मेम्ब्रेन्स बनी थी ना हमारे पास, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये ब्लैक वाली अंदर वाली साइड पे आपको एक इनर मेम्ब्रेन भी नजर आ रही है। तो इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दैट इज न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन। तो न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनती है बिटवीन मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। वो डीएनए और साइटोप्लाज्म को क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। दोबारा से बता रहा हूं, वो क्या करती है, डीएनए और उसके साइटोप्लाज्म को सेपरेट करेगी। उसके बाद है, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है ना, अब ये जो सेल है, उसके बाद ना एक पॉइंट उसने डिस्कस किया कि जो वेजिटेटिव सेल है ना, जो पेरेंट सेल है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अल्टीमेटली उसका डीएनए डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अल्टीमेटली सेल जो है वो डिहाइड्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस डायग्राम में देखें वेजिटेटिव सेल का जो डीएनए वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है और उसमें डिहाइड्रेशन, वो टूटना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन भी इस जो वेजिटेटिव सेल की है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट, सेल वॉल भी डिसइंटीग्रेट हुई है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर था जो न्यू डीएनए बना है, ठीक है, या जो रेप्लिकेट हुआ था, इसके बाहर ना एक और चीज बनती है। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं स्पोर कोट। स्पोर कोट की फॉर्मेशन होती है और जब स्पोर कोट आगे की तरफ मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं तो वही स्पोर कोट आगे चल के एंडोस्पोर बना देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद है वेजिटेटिव सेल्स ब्रेक एंडोस्पोर रिलीज। जैसे ही वेजिटेटिव या पेरेंट सेल क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, तो इसमें से ये जो एंडोस्पोर्स है ये बाहर की तरफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट कंडीशन वो ये बात करते हैं कि ये आपके पास
यहां से जब सीड कोड बना, सीड कोड मैच्योर हुआ तो उसने क्या बना दिया, एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर की फॉर्मेशन हो गई है, तो मतलब स्पोरुलेशन यहां पर कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। एंडोस्पोर डोरमेंट रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। जब तक बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर या बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन फेस करना पड़ती है तब तक एंडोस्पोर डोरमेंट रहता है, किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वही एंडोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके न्यू बैक्टीरियल सेल के अंदर अपने आप को ग्रो करवा लेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये था जी आपके पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। तो होप स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ आ गया हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।